Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering. आपका अपने YouTube चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। कक्षा 6 की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 6 की, जिसका पुस्तक का नाम क्या है? हमारा राजस्थान। इसके ऑलरेडी मैंने आपको 6 चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम क्या है? जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि रीट 2022 का सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो ये क्लासेस है इंपॉर्टेंट है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, दोनों लेवल के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये क्लास जो कक्षा 6 है उसकी एक किताब है जो राजस्थान बोर्ड के अंदर चलती है, जिसे सबसे ज़्यादा संभावित हैं क्वेश्चंस आने के। देखिए, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप और राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ये सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा जल संसाधन एवं संरक्षण। ठीक है, 6 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं आपको, जो आपका अपने यूट्यूब चैनल है रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इस पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, एक बार हम रीट 2022 का सिलेबस देख लेते हैं। रीट 2022 का सिलेबस, हाँ जी, देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये सिलेबस डाला गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो मेन का एग्ज़ाम होगा, उसे RSMSSB बोर्ड लेगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी में संभावित है, दिसंबर या जैन में संभावित है। ठीक है, इसमें आपके 300 अंकों की होगी, पर जो क्वेश्चन पेपर है वो 300 अंकों की होगी। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे। हमको मतलब है सिर्फ राजस्थान जीके से, क्योंकि मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ा रहा हूँ। तो राजस्थान जीके कितने की है? 80 अंक की है, जिसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? भूगोल, भूगोल में ये सभी टॉपिक्स हैं। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवाह तंत्र, राजस्थान की वन संपदा, वन्यजीव जंतु, वन्यजीव संरक्षण एवं अभियान, मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ, ये सभी टॉपिक्स किसमें है? ज्योग्राफी में। इतिहास में सभ्यता सभ्यता है, प्रमुख राजवंश हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ इत्यादि, ये सारे टॉपिक्स किसमें आपके? वस्त्र आभूषण, प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, आंदोलन, ये सभी टॉपिक्स आपके इतिहास एवं संस्कृति में है। और कुछ टॉपिक राजस्थानी भाषा से रिलेटेड है, जैसे क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ठीक है, ये अपना 80 क्वेश्चंस का पार्ट है, सॉरी 80 मार्क्स का पार्ट है। क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे 40, 80 अंक बाहर है, 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 40 क्वेश्चन। तो आपका पेपर का एक ह्यूज पार्ट राजस्थान स्टैटिक जीके से आने वाला है, जो मैं आपको, राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच अपना एक चल रहा है। ठीक है, एक जो 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं, ये थ्योरेटिकल बैच और एमसीक्यू बैच, ये भी आपके साथ चल रहा है। तो इन सभी टॉपिक्स हम इन तीनों बैच के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे आपको मिलेगा क्या? राजस्थान जी राजस्थान राजस्थान के अंदर जो आरबीएससी बुक्स चलती हैं, राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी बुक्स हैं, ये 6 to 10 की बुक्स मैं आपको थ्योरेटिकल करा रहा हूँ। तो सुबह 11 बजे आपको ये बैच मिलेगा। दोपहर में 2 बजे दोपहर में 2 बजे जो 6 to 10 की बुक्स हैं, आरबीएससी बोर्ड की 6 to 10 की बुक्स है, इसे संभावित जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग चैप्टर वाइज, ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और शाम को 5 बजे इवनिंग 5 PM पर आपको बैच मिलेगा, राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपना जो लेक्चर है, अपना लेक्चर उसको हम स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, आज का अपना लेक्चर है चैप्टर नंबर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई एवं उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध एवं नहरें, तालाब एवं कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवा तंत्र को विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अपवा तंत्र। अब देखिए, अपवा तंत्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड इस चैप्टर में से। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि को वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन चुका है। वो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, अब पर्वतमाला है, इसको हम क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा। क्या कहते हैं इसको? जल विभाजक रेखा। और अपवाह तंत्र किसे के बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं जो भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर किसी नदी तथा सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जो नदियाँ बहती हैं, झीलें, पानी जो भी है अपने पानी से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। देखिए, यह भी जाने, ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ कहा जाता है। जब हम पूरा कंप्लीट डिटेल में जो अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे जो अलग अलग नदी हैं, जैसे चंबल है, माही है, बनास है, इन सभी की सहायक नदियाँ होती है। अब सहायक नदी क्या होती है? जैसे कि ये एक नदी है, इसमें कोई नदी आकर मिल रही है, अपना पानी यहाँ लाकर डाल दिए, तो ये नदियाँ क्या होंगी? ये होंगी सहायक नदियाँ। क्या होंगी? सहायक नदियाँ। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो यहाँ तक आपके लिए एक ही क्वेश्चन बन पाया है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। अब देखते हैं बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र। पहला, बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्व भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाली खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की जो बंगाली खाड़ी है उसमें कौन कौन सी नदी गिरती है। आपको कौन सी नदी नहीं गिरती, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, या फिर आपको बोल देगा कि भाई कौन सी नदी नहीं गिरती है। तीन नदी आपको ऐसी दे देगा जो उसमें गिरेंगी। जैसे आपको एक दे दिए, तीन नदी दे दी, काली सिंध, पार्वती और बनास, ये तीन नदियाँ दे दी। और चौथी नदी आपको दे दी लूनी। ठीक है, तीन नदी इससे उठा के दे दी बंगाल खाड़ी से, एक दे दी अरब सागर से उठाकर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है इसमें कौन कौन सी नदी आती है? एक है बनास, काली सिंध, पार्वती। ये तीन नदियाँ किस में आती हैं? बंगाल की खाड़ी में, जो इस पुस्तक में लिखी हुई है। ये सभी नदियाँ, आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यानी कि मतलब क्या है कि चंबल नदी की, जो चंबल नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक बनास, एक काली सिंध और एक पार्वती। ये सभी सहायक नदियाँ किसकी हैं? चंबल की। और चंबल भी खुद सहायक नदी किसकी है? यमुना नदी की। ठीक है, और यमुना भी खुद सहायक नदी किसकी है? गंगा नदी की। और गंगा का जल अंत में बंगाली खाड़ी में मिल जाता है। तो बेसिकली जो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं
उनका जल कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। अब गंगा नदी की जो अगर अपन नेशनल जीके के बारे में बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे गंगा नदी। तो ये सभी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, चाहे काली सिंधु हो, चाहे पार्वती हो, बनास, यमुना, चंबल, ये सभी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन हमको सिर्फ राजस्थान जीके से रिलेटेड से मतलब है, राजस्थान जीके से मतलब है, तो राजस्थान जीके में कौन कौन सी नदी हम पढ़ेंगे? बनास, काली सिंध, पार्वती। ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बंगाली खाड़ी का अपवा तंत्र राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ बंगाली खाड़ी का अपवा तंत्र का भाग है। ठीक है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो तीन, बनास, काली सिंध और पार्वती। नेक्स्ट देखते हैं अरब सागर का अपवा तंत्र। अरब सागर का अपवा तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपने जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, बनास, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियाँ का अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, सपोज कीजिए, सॉरी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस तरीके से है। ठीक है। अब अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में? इस भाग में, पश्चिमी भाग में अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली नदी कौन कौन सी? माही, लोनी, साबरमती, बनास, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियाँ, माही नदी की सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ, साबरमती और पश्चिम बनास की सभी सहायक नदियाँ, ये किसका भाग है? अरब सागर का अपवा तंत्र का भाग है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाकर गिरती हैं। ठीक है। तीसरा है आंतरिक अपवा तंत्र। अब एक चीज और नोट कीजिए इन दोनों में, एक नदी है पश्चिम बनास और एक है बनास, एक है ओनली बनास और एक है पश्चिम बनास। बनास नदी किस अपवा तंत्र का भाग है? बंगाली खाड़ी का। जबकि पश्चिम बनास नदी किस अपवा तंत्र का भाग है? अरब सागर का। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट, आंतरिक अपवा तंत्र ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल आदि नदियों में आंतरिक अपवा तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है। अब आंतरिक अपवा तंत्र किसे कहेंगे? जैसे सपोज कीजिए घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी ना तो अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाली खाड़ी में, ये कहीं जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी नदियों को क्या कहेंगे हम? आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र की नदियाँ। अब जैसे कि और एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि जो अपनी मैथा नदी है, कौन सी? मैथा नदी है, मैथा मेंढा नदी है, ये वाली नदी, ये किस में गिरती है? ये झील में जाकर गिरती है। ठीक है। झील का नाम क्या है? सांबर झील। तो जो नदियां झील में जाकर गिरती हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है। तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा, ये सभी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक अपवाह जो तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल को। सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल को। चंबल, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। अब देखिए सभी एक एक लाइंस आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लाइन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत। चंबल नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत एमपी से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दूसरी चीज, वर्ष भर बहने वाली नदी, वर्ष भर बहने वाली नदी, बारहमासी, या हम क्या कह सकते हैं इसे? बारहमासी नदी। ठीक है। ये 12 महीनों में लगातार बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ठीक है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसौरगढ़ से प्रवेश कर, कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले से। आप राजस्थान का जब मैप देखेंगे, राजस्थान का मैप आप जब देखेंगे तो यह नदी एमपी से, एमपी राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है एमपी, विंध्याचल एमपी से आई और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया? चित्तौड़ से। कहाँ से प्रवेश किया? चित्तौड़ से। और चित्तौड़ में भी कहाँ?
भैंसोटगढ़ से। कहाँ से? भैंसोटगढ़ से। और भैंसोटगढ़ के भी कौन सा स्थान? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़, ठीक है। तो राजस्थान में जो जो चंबल नदी है कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद में, अब चित्तौड़ से प्रवेश करेगी, उसके बाद कोटा में बहेगी, फिर बूंदी में, उसके बाद सवाई माधोपुर में, फिर करौली में, फिर लास्ट में धौलपुर में, और धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना नदी। और यमुना नदी आगे जाके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी आगे जाके किस में अपना जल गिराती है? अरब सागर में। अभी अभी जस्ट अपन ने, सॉरी, गंगा नदी किस में अपना जल गिराती है? बंगाली खाड़ी में। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यमुना नदी, जो चंबल नदी है, वो किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी में। और यमुना नदी गंगा नदी में। और अंत में गंगा नदी अपना जल किस में गिराती है? बंगाली खाड़ी में। तो ऐसे आपको समझना है कि जो चंबल नदी है वो अपतंत्र भाग है किसका है? बंगाल की खाड़ी का। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, राजस्थान में किस जिले से प्रवेश होता है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के भी किस स्थान से? चौरासीगढ़। चित्तौड़ के भी किस स्थान से प्रवेश होता है? चौरासीगढ़, चित्तौड़, ठीक है। तो और चित्तौड़ के बाद ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में, राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर, इन सभी जिलों में चंबल की नदी बहती है। चंबल का जो अपोहा भाग है, रूट है जो चंबल नदी का, वो कौन कौन से जिले हैं? पहले, सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाईमाधोपुर, फिर करौली, और उसके बाद में धौलपुर, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेडज, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। अब देखिए, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास है, बेडज है, कोठारी और काली सिंध। और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये मुख्यतः हैं बेडज, बनास, कोठारी और काली सिंध। अब जब चंबल नदी खुद बंगाली खाड़ी का हिस्सा है, बंगाल के अफवाह तंत्र का भाग है, तो ये नदी जो बनास, बेडज, कोठारी और काली सिंध है और पार्वती है, ये सभी किसका पार्ट होगी? बंगाली खाड़ी का अपातंत्र का भाग। तो आपके लिए चंबल में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी? सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, एमपी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और बारहमासी नदी है। फिर चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिले में बहने के बाद यमुना में मिल जाती है, यूपी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास, बेडज, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है कोटा, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। तो ये सभी लाइंस आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों में जन्म लेती है। तो इसका उद्गम स्थल क्या हो गया? बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम स्थल हो गया खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद जिला, ठीक है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। अब देखिए कौन कौन से जिले में बनास नदी बहती है। बनास नदी कौन कौन से जिले में बहती है? भाई, राजसमंद से तो इसका जन्म हुआ। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, और लास्ट में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में भी क्या? रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब क्या है? कि मौसम के अनुसार बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी लंबाई इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक एवं सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। हाँ जी, जो टोंक और सवाई माधोपुर नगर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बनास नदी के किनारे। किसके? बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? मैनाल, कोठारी, बेडज, खारी आदि। तो इस सभी में भी बनास नदी से रिलेटेड जो ये पांच छह लाइन्स दे रखी हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया? कि बनास का उद्गम स्थान कौन सा है? किस जिले से उद्गम है? राजस्थान से।
राजसमंद से। राजसमंद में भी किस जिले राजसमंद में भी किस स्थान से? खमनोर की पहाड़ी से जन्म लेती है। उसके बाद में इसका अपवा भाग कौन कौन सा है, किस किस जिले में ये बहती है? सबसे पहले राजसमंद में उद्गम हो गया, उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, टोंक, इन जिलों में बहकर लास्ट में किस में जाती है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर जो रामेश्वर घाट है उसमें जाकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ये कैसी है? बनास नदी मौसमी नदी है, जबकि चंबल नदी कैसी है? चंबल नदी बारहमासी नदी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो दरारों के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? अजमेर से। किस जिले से हो गया? अजमेर जिले से। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? कच्छ की खाड़ी में। अब देखिए किस किस जिले में बहती है। सबसे पहले अजमेर, अजमेर में तो उद्गम ही हो गया लूनी नदी का। उसके बाद में बहेगी नागौर, अजमेर, नागौर, देन पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, और उसके बाद में जालौर। ठीक है, और उसके बाद में कहाँ की जाएगी? कच्छ की खाड़ी में। किसमें मिल जाएगी? कच्छ की खाड़ी में। तो इसका किसका पार्ट है लूनी नदी? लूनी नदी है अरब सागर का। किसका पार्ट है? अरब सागर। अरब सागर अपवा तंत्र का भाग कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदी जानने से पहले इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बाड़मेर जिले के बालोतर तक इस नदी का जल मीठा होता है। वह इसके बाद इस नदी का जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो बाड़मेर जिले, अब देखिए सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, और उसके बाद बाड़मेर। तो बाड़मेर जिले तक कैसा रहेगा? इसका जल मीठा रहता है। उसके बाद में इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पुट किया जा सकता है, और पुट किया नहीं जा सकता, आया हुआ क्वेश्चन है कि जो लूनी नदी है इसका जल खारा किस स्थान के बाद हो जाता है? तो बालोतरा, बाड़मेर के बाद में। अब इस नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया आदि। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की। तो इसमें भी आपके लिए सारा डेटा इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी के बारे में जितना भी बताया गया है ये सभी क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, अब देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? स्योम एवं जाखम। तो माही नदी का उद्गम स्थान क्या है? विंध्याचल पर्वत, एमपी। और यह नदी राजस्थान के कौन कौन जिले में बहती है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। उसमें बहने के बाद यह नदी किस में मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोम एवं जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो ये भी आपके लिए, ये सभी लाइंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्र उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अब बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? जयपुर से। जयपुर से, और जयपुर में भी कहाँ? अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो बैराट सभ्यता, जो आपने बैराट सभ्यता पढ़ी है, ये भी किस किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो बाणगंगा नदी है इसको हम क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। किसे? बाणगंगा नदी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी, इसे अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। देखिए उद्गम कहाँ से है घग्गर नदी का? हिमाचल प्रदेश से। और कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थान क्या है? शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश।
उत्तरी राजस्थान, ये अपना राजस्थान है, इसमें सबसे ऊपर श्रीगंगानगर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हनुमानगढ़। देखिए अभी आपको ये जो सभी नदियां हैं इनको मैं आपको मैप पे भी समझाऊंगा। ये हो गया श्रीगंगानगर और ये हो गया आपका हनुमानगढ़। तो इस नदी का जो नदी कहाँ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से ये नदी प्रवेश करी और उसके बाद में कहाँ, श्रीगंगानगर में जाके भूमिगत हो जाती है, यानी कि मतलब विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इस नदी का प्राचीन सरस्वती इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। तो ये नदी, घग्गर जो नदी है, ये सरस्वती नदी का प्राचीन स्वरूप है। कहने का मतलब क्या है, जिस जगह पर पहले सरस्वती नदी बहती थी, आज उस जगह कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है, ठीक है। तो ये लाइंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अपना राजस्थान का मैप है, जिसमें अलग अलग नदियों के बारे में आपको दिया हुआ है, जैसे कि लूनी नदी, बनास नदी, खारी नदी, ये सामर झील, ये बाणगंगा नदी जिसका उद्गम स्थान क्या है, जयपुर है। चंबल नदी जो चित्तौड़ से प्रवेश करती है। काली सिंध नदी जो कि किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की, ठीक है। माही नदी जिसका उद्गम स्थान कहाँ से है, एमपी से, और राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहती है, 2 जिले में बहती है, ठीक है। ये बनास नदी, सागी नदी, बांडी, सूकड़ी नदी, ये सभी किसके सहायक नदियां हैं, ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में हम अब देखते हैं जी। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। अब देखिए जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इनको प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, इन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंत्र। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि नदियों पर जो बांध बनाया जाता है उसके कार्य क्या क्या हैं। देखिए नदियों पर जो बांध क्यों बनाया जाता है, एक तो विद्युत उत्पादन के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए, तीसरा पेयजल आपूर्ति के लिए, वृक्षारोपण के लिए, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो सके इसके लिए, बाढ़ पर नियंत्रण कर सके इसके लिए, और मृदा अपरदन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाता है, नदियों पर बांध बनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ये सभी क्या है, प्रमुख घाटी परियोजनाएं हैं। एक और है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान संबंधित। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। किस किस राज्य की है, MP प्लस राजस्थान की। चंबल परियोजना किस किस राज्य की है, MP प्लस राजस्थान की। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। अब 4 बांध बनाए गए हैं किस पर, चंबल नदी पर। अब चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं, इनमें से जो गांधी सागर बांध है ये कहाँ स्थित है, गांधी सागर बांध MP में स्थित है। और बाकी तीनों बांधे किस में स्थित हैं, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में 3 बांधे कौन कौन से हैं, एक तो राणा प्रताप सागर बांध जो कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। और कोटा जिले में कौन कौन से बांध स्थित हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध, ठीक है। इस परियोजना में दोनों राज्यों को कुल जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। तो इस परियोजना से क्या मिलती हैं, 2 चीजें मिलती है, एक तो विद्युत दोनों राज्यों को, कौन कौन से को, राजस्थान और MP को, और एक सिंचाई, ठीक है। अब देखिए राणा प्रताप सागर बांध का एक चित्र है आपके सामने, और एक है माही सागर बांध का। तो माही सागर बांध कहाँ है, MP में।
सॉरी माही बजाज सागर सॉरी अपने पास में जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। गांधी सागर बांध एमपी, और राणा प्रताप सागर बांध कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज। यह चार बांध किस पे बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। किस पे बनाए गए हैं? चंबल नदी पर, जिसे हम क्या कहेंगे? चंबल परियोजना कहेंगे। ठीक है, तो उसी में से एक बांध आपके सामने दिया हुआ है जिसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध, और ये कहाँ है? चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, नेक्स्ट माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। अब देखिए, जो माही बजाज सागर परियोजना है, किसी स्टेट की है? एक तो है अपने राजस्थान की, प्लस एक है अपने गुजरात स्टेट की। किसकी है? गुजरात स्टेट की। तो राजस्थान और गुजरात की जो परियोजना है वो कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। इस पे क्या बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो बीसलपुर परियोजना कहाँ स्थित है? टोंक जिले में। टोडा राय सिंह नगर, टोंक, बीसलपुर गांव किस नदी पर है? बनास नदी पर। ये सभी लाइन्स आपके लिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, एक एक लाइन से आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना जो राजस्थान में किस किस जिले को पेयजल उपलब्ध कराती है? जयपुर, अजमेर, टोंक, इन तीन जिलों का जो आसपास का क्षेत्र है उस सभी को क्या कराती है? पेयजल आपूर्ति कराती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, हाँ जी, तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की यह संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिले में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। अब देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है किस स्टेट की है? चार स्टेट की परियोजना है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज संयुक्त परियोजना है। दूसरी चीज क्या है कि राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम में स्थित बाड़मेर और जालौर जिले हैं, इनमें सरदार सरोवर परियोजना से क्या होता है? पेयजल और सिंचाई की जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट मिल गई सरदार सरोवर परियोजना से। पहली, ये चार राज्यों की परियोजना है, वो चार राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। सबसे और राजस्थान से रिलेटेड चीज़ क्या होगी कि बाड़मेर और जालौर जिले, ये दो जिले ऐसे हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अब देखिए, ये जब सभी परियोजना दी गई हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है और सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले की है? चार ऑप्शन आपको बना के दे देगा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, सवाई माधोपुर। तो आपको क्या टिक लगाना है? जो सोम कमला अम्बा परियोजना है किस जिले की है? डूंगरपुर जिले की। इसका अतिरिक्त पाली जिले की परियोजना कौन सी है? जवाई परियोजना। और उदयपुर में कौन सी परियोजना स्थित है? मानसी वाकल। और प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। तो ये सभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़िया, जोहड़, टाके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। अब पारंपरिक जो जल स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? कुएं, बावड़िया, जोहड़, टाके, खड़ीन आदि। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट किया हुआ है, पूछ लेगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक परंपरागत तरीके से जल स्रोत नहीं है। उसमें आपको चार ऑप्शन बनाने के दे देगा। तीन ऑप्शन आपको कुएं, बावड़ी, जोड़ दे देगा, चौथा कोई भी अन्य दे देगा आपको। ठीक है, तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में दिखाई दे सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंध प्रणाली का विकास
का विकास किया गया एवं यहाँ के राजाओं ने पिछोला, उदयपुर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, धन सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया। अब देखिए उदयपुर में स्थित सभी झीलों के नाम आपके सामने हैं। उदयपुर में कौन कौन झील स्थित हैं? पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, धन सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ये सभी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों का कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ गया कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। उदयपुर जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। और किस नदी के ऊपर? गोमती नदी का जल रोक के करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। तो जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी, राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर एवं धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है आना सागर। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर भी क्या है? अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील। अब देखिए, एक झील के बारे में आपको बता दिया गया है जयसमंद झील के बारे में, और दूसरा का स्थान बताया गया है आपको कि आना सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में। जो सिरोही जिले में कौन सी झील स्थित है? नक्की झील, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, प्राकृतिक झील है। तो ये भी क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन गया कि राजसमंद जिले में जो राजसमंद झील स्थित है, इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौ चौकी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद। अब देखिए जोधपुर में बालसमंद, कायलाना व उम्मेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीलीसेट आदि इन अन्य जिलों में भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। ये सभी एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, जो एक एक लाइन है इससे क्वेश्चन बना हुआ है। सीधा सब क्वेश्चन बनता है, कोलायत झील कहाँ स्थित है? सीलीसेट झील कहाँ स्थित है? गड़ीसर झील कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कायलाना झील कहाँ है? बालसमंद झील किस जिले की है? राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि किसकी हैं? खारे पानी की झील हैं। तो ये लीजिए, ऊपर आपको मीठे पानी की झील उपलब्ध करा दी गई है और नीचे खारे पानी की झीलें स्थित हैं। नीचे खारे पानी की झीलें, ये सभी किसकी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। तो झीलों के नाम के साथ साथ आपको स्थान भी याद रखना है कि किस स्थान पर ये झीलें स्थित हैं। जैसे बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण झील, जोधपुर में कौन सी झील है? फलोदी। ये सभी किसकी हैं? खारे पानी की झील है। ठीक है, तो मैप द्वारा आपके लिए कुछ चीजें समझाई गई हैं, जैसे कि जो मेवाड़ के राणा एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, जो उदयपुर में झीलें बनाई गई हैं मेवाड़ के महाराणा और राणाओं द्वारा, उन झीलों का नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र। ठीक है, जैसे कि पिछोला झील है, यह आपके सामने पिछोला झील दिखाई दे रही है। इसके ऊपर फतेह सागर झील है। ठीक है, यहाँ जन्ना सागर झील है, और ये आहड़ सभ्यता है। यहाँ पर रूपसागर झील है। तो ये सभी मैप के द्वारा आपको समझाई गई हैं, सारी चीज मैप के द्वारा समझाई गई हैं आपको। ये कोटरा नदी है, ये अमरजोक नदी है, ये सीसरमा नदी है, जिसका पानी किस में जा रहा है? पिछोला झील में जा रहा है। देखिए कौन कौन सी नदियाँ? कोटरा नदी, अमरजोक नदी, ये किस में मिल रही है? जाके सीसरमा नदी में। और इसका पानी किस में मिल रहा है? जाके पिछोला झील में। ठीक है, यहाँ पर आपको स्वरूप सागर झील दिखाई दे रही है, यहाँ रंगसागर झील है, या कुमारिया तालाब झील है,
अमरकुंड झील है, ठीक है। इसके ऊपर देखेंगे फतेह सागर झील आ गई है आपके पास में, फतेह सागर झील। तो इस तरीके से कुछ उदयपुर में झीलें बनाई गई हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं जल संरक्षण के बारे में। जल संरक्षण के बारे में, जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम जलाशय एवं घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जाता अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब देखिए, इससे ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन समझाया गया है जल संरक्षण किसे कहते हैं। सिर्फ जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये सभी क्या है, अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी अपने जीवन में इंपॉर्टेंट है कि हमें जल को बचाना चाहिए और जल को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। लेकिन राजस्थान जी के से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो शायद हो सकता है आगे मिल जाए। जैसे वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। राजस्थान के अंदर रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग ये तकनीकी प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल का घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है, ठीक है। ये दोनों तकनीक कौन कौन सी है? रूफटॉप जल संचयन किसे कहते हैं? जैसे वर्षा का जल अपने घरों की छत पे वर्षा का जल एकत्रित हो गया, उसमें उससे क्या होगा, एक सीधा नीचे पाइप डाल दिया, जो नीचे एक कुआं बना हुआ है उसमें वो पानी एकत्रित हो रहा है। साथ ही जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किसे कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मतलब कि जैसे वर्षा का जल इधर उधर बह रहा, उसको हमने भूमिगत कर दिया, गड्ढा बना दिया, उसमें डाल दिया, तो जल क्या है, भूमिगत हो गया, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही है निवासी टांका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संरक्षण एवं संरक्षण करते हैं। इस तकनीक को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। तो आज का अपना जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जैसे कि भूगर्भिक, अपवाह, टांका, खड़ीन, जोहड़ और संरक्षण। हाँ जी, भूगर्भिक किसे कहते हैं? भूमि के अंदर। अपवाह नदी जल का बहना। टांका पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना। खड़ीन पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण सुरक्षित करना और रख रखाव, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ आपको खुद को अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। बनास नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि बनास की सहायक नदी, बनास की किस नदी की सहायक नदियां हैं? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? ये सभी क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे आजीविका के प्रमुख स्रोत। तो जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए हैं तो लेक्चर वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।